वेल वेल वेल, देखो मैंने अभी तक कोई भी मांगा या फिर बाकी मानवर्स को कवर नहीं किया है सिवाय एलुकेजियम के। बट मैंने बहुत ज्यादा ही सोचा कि चलो एक मांगा को कवर करते हैं, वो भी वन शॉट को, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा और मुझे बार बार वीडियोस बनाना एक ही मांगा पे अच्छा नहीं लगता है। तो हाँ, आगे जाके मैं और भी मांगा, मानवर्स, एनिमे ये सब पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। वेल, मेरे को जो सबसे ज्यादा क्रीपी और काफी अच्छा भी था, मैं उस वन शॉट मांगा को कवर करूंगा। तो देखो, मैं ऐसे ही यूट्यूब की गलियों में घूम रहा था कुछ मांगा मानवर्स के लिए, तभी मेरे को ज़ेन ऑफ द बुचर दिखाई देता है। ज़ेन ऑफ द बुचर एक वन शॉट मांगा है और इस मांगा को जोयामा यूई ने 2012 में क्रिएट किया था और इसको इसकी वजह से एक रिवॉर्ड भी मिला था, अवार्ड भी मिला था। और हाँ, अगर तुम सभी को किसी और मांगा या फिर मानवर्स में इंटरेस्ट है तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। तो तुम लोगों को पता ही है कि तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इस मांगा की शुरुआत में एक वुमन स्टोर की तरफ वॉक कर रही होती है, तभी हमें इस आदमी का मोनोलॉग सुनाई देता है जो कह रहा होता है वो ब्यूटीफुल है, मैं इसका चॉप करना चाहता हूँ। हाँ, ये इसी वुमन के बारे में बात कर रहा है। वो वुमन फिर 2 जन ऑफ सलाद को ऑर्डर करती है। वो हम सभी को बताता है, मैंने 15 साल की उम्र में एक लड़की को मार दिया था, वो मेरी क्लासमेट थे जिससे मैं प्यार भी करता था। मैंने उसकी बॉडी को डिसमेंटल कर दिया, वो भी अपने हाथों से। वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था और इसके प्राइस भी थे 20 साल की जेल। 20 साल तक मैंने अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाया। रिलीज होने के 3 साल बाद मेरे पेरेंट्स मुझे एक लास्ट बात कही, वो थी तुम्हें कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। देखो, मुझे ब्यूटीफुल वुमन्स को काट काट कर फेंक देना की ख्वाहिश होती है और अगर मैं उनसे प्यार करता हूँ तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इस ख्वाहिश को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सप्रेस करने को। मेरे पास एक ही रास्ता था, अकेले रहना। ऑनेस्टली मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं जो लाइफ जी रहा हूँ उससे मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ इसी तरह से चुप चुप के जीता रहूंगा, बट मैंने यही तो सोचा था और मैं फिर उससे मिला। वेल, फिर हम इस बच्ची को देखते हैं जो बाहर बारिश में बैठी हुई है बहुत बुरी हालत में। इस बच्ची को देख के अपना लौंडा का दिल पिघल जाता है और फिर वो इस बच्ची को अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करता है। उसके बाद वो बच्ची नहाने के लिए चली जाती है और आदमी अपना खाना बनाने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी ये आदमी नोटिस करता है कि छोटी बच्ची की बॉडी पे बहुत सारे चोटों के निशान हैं। उसके बाद वो आदमी उस बच्ची को अपनी एक शर्ट दे देता है पहनने के लिए और फिर वो उससे उसका नाम पूछता है। छोटी लड़की अपना नाम बताती है कि उसका नाम एलिस है, जबकि आदमी अपने आप को जॉर्ज जेनोफ करके इंट्रोड्यूस करता है। जॉर्ज एलिस को कुछ हैमबर्गर स्टेक्स खाने के लिए देता है और वो बताता है कि उससे बच्चे पसंद है। ना 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 ना, उस वे में नहीं, मतलब अच्छे वे में। उसकी जो इविल नेचर है ना, वो बच्चों के साथ भूलने लगता है। सो वो बच्चों के साथ नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल इंसान जैसा फील करता है। और बातों बातों में हमें पता लगता है कि एलिस सिर्फ 8 साल की है और अपना जॉर्ज 38 ईयर्स का है। जॉर्ज कहता है कि एलिस आज के लिए यहाँ पे सो सकती है, लेकिन उसे अपने घर वापस जाना होगा क्योंकि उसकी मॉम उसके लिए फिक्र कर रही होगी। बट यहाँ पे एलिस कहती है कि उसकी मम्मी उसकी फिक्र नहीं कर रही होगी और साथ में उसके पापा भी नहीं है। एलिस कहती है कि उसकी मम्मी हमेशा उसे बोलती है कि उसे कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल सेम जैसे जॉर्ज के पेरेंट्स कहते थे। जॉर्ज कहता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि उसे एलिस से मिलके बहुत अच्छा लगा और फिर एलिस उसे थैंक यू बोलती है और वो बोलती है कि उसे भी ग्लैड है कि वो पैदा हुई है। उसके बाद वो दोनों जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जॉर्ज एलिस को नए कपड़े दिलाने के लिए ले जाता है और सबको बताता है कि वो उसकी भतीजी या फिर भांजी है। एलिस को अपनी काइंड ऑफ लव दिखाने के बजाय एलिस को मैं प्यार दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक न्यू वे ऑफ लविंग ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक्शंस है और नेचुरली मेरे तरफ से आ रहे हैं, इवन दो मुझे पता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। जॉर्ज एलिस को फिर एक हेयर पिन दिलाता है और कहता है कि इस हेयर पिन का नाम आइरिस है, जिसका मीनिंग है लव या फिर यू आर माई ट्रेजर। इससे एलिस खुश होकर उसे एक स्पेशल हक देती है। लाइक लिटरली दोनों बाप बेटी भाई बहन जो भी मिला लो ऐसा लग रहा है, जैसे जॉर्ज एकदम सरप्राइज या फिर खुश हो जाता है, पता नहीं इसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं। और यहाँ पे जॉर्ज हमें बताता है कि उसे चाहे जो भी हो जाए उसे बस एक नॉर्मल इंसान जैसा जीना है। वेल, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अपना जॉर्ज काम धंधा करने के बाद घर में रिटर्न करता है और एलिस उसे एक ड्राइंग बना के दिखाती है और ये ड्राइंग में ऑफ कोर्स जॉर्ज ही है। जॉर्ज उसे थैंक यू बोलता है उसकी ड्राइंग के लिए एंड एलिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे गले मिलने लगती है और वो बोलती है कि वो उससे प्यार करती है। वेल, जॉर्ज को ये फीलिंग समझ नहीं आ रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसे इस बच्चे को बचाना है, चाहे जो भी हो जाए, इस दुनिया के सारे दुख दर्द तकलीफ सबसे बचाना है इसे। और वो बोलता है क्या इसे ही हम प्यार कहते हैं?
और उसके बाद वो लोग खाना खाने चले जाते हैं और उसके बाद जॉर्ज नहाने जाता है और वहाँ पे एलिस आ जाती है और उसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। लेकिन एलिस को आज उसके साथ सोना है तो वो जॉर्ज को उसके साथ बुला लेती है सोने के लिए। लेकिन जैसे ही जॉर्ज सोने लगता है उसको एक नाइटमेयर आता है। वो सपने में देखता है कि उसने एलिस का सर को डिसमेंटल कर दिया है और उसके पीछे उसकी बॉडी टर्निंग पड़ी है। वो एकदम घबरा कर जग जाता है और टेरिफाइड होकर एलिस की तरफ देखने लगता है। सॉफ्ट स्किन, स्मॉल बोन्स, टेंडर ऑर्गन्स, मैं ये कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे हाथों में सही होगा, मैं ये कर सकता हूँ। जॉर्ज की आंखें पागलों जैसी हो जाती है, बिल्कुल साइकोपैथ टाइप। इस पॉइंट पे जॉर्ज का दिमाग सटक चुका है लेकिन वो समहाउ अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और फिर सुबह एलिस को पुलिस के पास जाने के लिए रेडी करता है। लेकिन वहां जाते वक्त एलिस उससे बात करती है और बोलती है कि जब वो घर पहुंचेंगे तो दोनों एक साथ ड्राइंग करेंगे। जॉर्ज ये कहना तो नहीं चाहता है लेकिन वो अंदर ही अंदर उससे माफी मांगता है क्योंकि अब वो घर नहीं जाने वाली है। उसके घर नहीं जाने वाली है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। जॉर्ज कहता है कि हमें छाता लाना चाहिए था लेकिन एलिस कहती है कि उसे छाता की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी उसे ठंड नहीं लग रही है। अगर बारिश हो भी रही है तब भी उसे गर्मी फील हो रही है क्योंकि वो जब भी जॉर्ज के साथ होती है तो उसे वार्म और गर्मी फील होता है। और उसी वक्त कोई एलिस का नाम चिल्लाता है। ऑफ कोर्स ये वही फर्स्ट पेज वाली वुमन है, एलिस की मम्मी। एलिस की मम्मी उसे बुलाती है लेकिन एलिस जॉर्ज के साथ ही रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पे ये बिच जॉर्ज पे चिल्लाने लगती है कि उसने उसके बच्चे के साथ क्या किया है, वो परवर्ट है, ये है, फलाना ढिमकाना। यहाँ पे जॉर्ज तो कुछ नहीं बोलता है लेकिन एलिस यहाँ पे अपनी मम्मी से आर्ग्यू करने लगती है। वो कहती है कि मिस्टर एक अच्छा इंसान है और जॉर्ज के बारे में कुछ भी गंदा ना बोले। बेसिकली एलिस अपने मिस्टर के लिए स्टैंड ले रही है। उसके बाद जॉर्ज एलिस की मम्मी को सब कुछ बताता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और उसके बाद वो उसके लिए माफी भी मांगता है जो चीज उसने किया भी नहीं है। उसके बाद वो एलिस को समझाता है कि तुम एक गुड गर्ल हो, तुम्हें अपनी मम्मी के पास जाना चाहिए, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो। एलिस ना चाहते हुए भी अपनी मम्मी के साथ चली जाती है। जॉर्ज खुद से कहता है कि यही बेस्ट था और फिर वो दुआ करता है कि एलिस को हर एक हैप्पीनेस मिले। लेकिन तभी ये बिच एलिस को नीचे फेंक देती है और फिर वही हर एक लड़कियों जैसा बिचिंग स्टार्ट हो गया। वो एलिस को बुरा भला कहने लगती है। एलिस की मम्मी उसे बोलती है कि उसे पता नहीं है कि उसकी मम्मी कितना वरीड थी उसके बारे में। एलिस यहाँ तक कि माफी भी मांगती है लेकिन ये बिच उसके पीठ पे लात मार देती है, वो भी बहुत जोर से। एलिस की मम्मी बोलती है कि तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, हाँ? लेकिन तभी जॉर्ज पीछे से अपीयर होता है और एक ही पंच में उसे नॉकआउट कर देता है। जब एलिस पैदा हुई थी उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मम्मी कहती है कि उसे अब कभी भी नहीं मारेगी और उसे बहुत ज्यादा ही प्यार करेगी। लेकिन हमें पता है कि क्या होता है फ्यूचर में। लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एलिस की मदर टेबल पे नेकेड खड़ी है, टाइड अप है और वो पैनिक कर रही है। और उसके बाद जॉर्ज उसके सामने आता है, द बुचर उसके सामने कोल्ड वे में खड़ा होता है। जॉर्ज एलिस की मम्मी का हाथ पकड़ता है और उसका एक फिंगर को स्लाइस कर देता है। मीट की नरमी, बोन की मजबूती और वो हीट जो मेरे नाइफ की टिप तक धीरे धीरे पहुंच रही है। लाइफ अपने बेस्ट में है लेकिन फिर भी सबसे बेरहम है। जैसे जैसे जॉर्ज एलिस की मम्मी को बुचर करना स्टार्ट करता है वो हंसने लगता है और एलिस को हम देख सकते हैं वो अपने रूम में आराम से सो रही है और साथ में जॉर्ज वहाँ पे रोना भी स्टार्ट कर देता है। भाई इन पैनल्स को देखो, व्हाट अ पैनल, व्हाट अ आर्ट। वेल ये ऐसे रो रहा है और साथ में हंस भी रहा है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये रोए या फिर हंसे। इतने दिनों के बाद इसे एक हैप्पीनेस मिली थी लेकिन अब वो भी चली जाएगी। लेकिन अब सब कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे ये सब एक ड्रीम हो। जैसे जैसे वो चॉप करता है वो सोचता है ये बस एक ड्रीम है, ये बस एक ड्रीम है। अब वो ब्लैंक हो चुका है, कुछ सोच भी नहीं पा रहा है ठीक से। आंसू उसकी आंखों से बहते हुए उसके फेस पे जा रहे होते हैं और फिर भी उसके चेहरे पे एक अजीब से स्माइल है जो क्लियरली दिखाता है कि वो कितना ब्रोकन है। और वो जब वो अपना डिसमेंटल कर लेता है, कंप्लीटली डिसमेंटल करने के बाद वो बैठ जाता है कंप्लीटली नेकेड, वो भी खून से लटपट, जैसा कि वो सब कुछ हार चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसी रात जॉर्ज अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर देता है। वो पूरा कांड बताता है कि उसने क्या क्या किया। उसने एक लड़की को किडनैप किया और उसके बाद उसकी मम्मी को भी मार दिया। जॉर्ज ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि एलिस को पुलिस प्रोटेक्शन में ले लिया जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें एक न्यूज दिखाया जाता है जिसमें जॉर्ज का मर्डर केस को वो लोग कवर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें जॉर्ज के नेबर्स को दिखाया जाता है जो जॉर्ज के बारे में बता रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा पर्सन था, उनको लगा नहीं था कि ये कुछ ऐसा करेगा। जॉर्ज हमें बताता है कि इस बार इसकी पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी, क्योंकि उसने बच्चे का किडनैप किया था और उसके बाद उन्हें काट काट के फेंक दिया था उसकी मम्मी को। और ये सब वही चार्जेस है जो उसे 15 साल की उम्र में लगे थे जब उसने पहली बार ये काम किया था।
पब्लिक ने मुझे द बुचर नाम दिया क्योंकि मैं एक ऐसा किलर हूँ जो अपने विक्टिम्स को डिसमेंटल कर देता है। एलिस के फेस पे जो मैंने लास्ट एक्सप्रेशन देखा था वो एक ऐसा पर्सन का लुक था जिसने उसकी पूरी की पूरी फैमिली छीन ली। मैंने भी सेम फील किया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड एवर नोन सच अ फीलिंग। थैंक यू एलिस। मैं अब जिंदगी के ऐसे मोड़ पे आ चुका हूँ जहाँ पे मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर मैं अभी मर जाऊँ। मैं किसी भी मोमेंट पे मरने के लिए तैयार हूँ। जेल में जॉर्ज वार्डन से एक पेन और पेपर मांगता है सिर्फ टाइम पास करने के लिए। पेंसिल और पेन मिलते ही वो एलिस की ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देता है, ये कहते हुए कि आफ्टर ऑल उसने एलिस के साथ ड्राइंग करने की प्रॉमिस किया था। फिर हमें सीधा 10 साल के बाद दिखाया जाता है और ये सीन शिफ्ट होता है एलिस पे जो एनबी प्रिजन म्यूजियम में आई है और वो अभी भी वही हेयर पिन पहनी हुई है जो जॉर्ज ने उसे दिया था। वो म्यूजियम में चलती है और फिर एक बड़ी फ्रेम के सामने पहुंचती है। पर वो जैसे ही देखती है वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये एलिस की ही बचपन की ड्राइंग है। एक बहुत सारे फ्लावर के गार्डन में वो बीच में बैठी हुई है और इस ड्राइंग का नाम है एलिस और इसको ड्रॉ किया है जॉर्ज ने। और फिर हम जॉर्ज को देखते हैं जो लिटरली बहुत ज्यादा ही बुढ़ा हो चुका है। आई मीन शायद से इसका पनिशमेंट था उम्र कैद और साथ में डेथ पेनल्टी, पता नहीं। और हाँ, नेक्स्ट डे जॉर्ज का एग्जीक्यूशन होने वाला है, मतलब फांसी होने वाला है। लेकिन तभी वार्डन उसे सडनली बुलाता है और बोलता है कि उसका एक विजिटर आया है जिसका नाम है एलिस। और जॉर्ज शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एलिस उससे गुस्सा होगी। पर शुरू में तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे लगा था कि वो बहुत गुस्सा होगी। जॉर्ज फिर रूम में एंटर करता है जहाँ पे एलिस वेट कर रही होती है। वेल, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एलिस उससे नॉर्मली अच्छी तरीके से ग्रीट करती है और पूछती है कि बहुत टाइम हो गया। और जॉर्ज वहीं पे रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो और बहुत सुंदर भी हो। जॉर्ज एलिस को शुक्रिया करता है क्योंकि वो उससे मिलने आई है। लेकिन जॉर्ज कहता है जो उसने सालों पहले उसे जख्म दिया था और उसकी वजह से वो आज भी वो रिग्रेट करता है। एलिस कहती है जो उसने ड्राइंग देखी वो जॉर्ज ने बनाई थी और वो बहुत अच्छी लगी उसे, इसीलिए जॉर्ज को यह बताना बहुत जरूरी था। और जितने भी दुख दर्द ये सब आया था उसने सब फेस किए हैं। लेकिन जब वो जॉर्ज से मिली तो उसे बहुत अच्छा लगा और वो ग्लैड भी है कि उसने उसे सिखाया कि प्यार क्या होता है। और इसीलिए वो जॉर्ज को थैंक यू करती है कि वो पैदा हुई है। और ये सुन के जॉर्ज और भी ज्यादा रोने लगता है और एलिस को थैंक यू करता है, कहते हुए कि वो भी बहुत ग्लैड है कि एलिस ने अपनी जिंदगी में मूव ऑन करके जिंदगी जिया। जॉर्ज एलिस से उसके हैप्पी मेमोरीज के बारे में पूछते हैं लेकिन एलिस उसकी हैप्पी मेमोरीज सुनना चाहती है। भाई क्या सुनेगी, 15 साल की उम्र में वो जेल में चला गया, उसके बाद वो फिर से जेल में है करंटली, मतलब अपनी आधी जिंदगी वो जेल में बिता दिया है और तुम्हें इसकी हैप्पी मेमोरीज सुननी है और जो भी वो तुम्हारे साथ होगा जहाँ तक मेरे को पता है। जॉर्ज कहता है कि एलिस ही है जो उसे ड्राइंग की असलियत बताई थी। लेकिन वार्डन अचानक से आके उसे बताता है कि अब टाइम हो चुका है जाने का। एलिस जॉर्ज से कहती है कि वो उसे फिर से मिलेगी बट इसे पता ही नहीं है कि नेक्स्ट टाइम कभी आएगा ही नहीं। और वो बोलती है कि नेक्स्ट टाइम उसके लिए एक पिक्चर ड्रॉ करेगी। जॉर्ज एलिस को गुड बाय कहता है और वार्डन उससे पूछता है कुछ खाना चाहते हो? हाँ, एक हैमबर्गर स्टेक। जॉर्ज को शायद कभी रिडेम्पशन मिलना ही नहीं था। उसने अपने किए हुए गुनाहों को कभी भी सही नहीं किया, वो अच्छा इंसान बनकर नहीं मरा। लेकिन एलिस ने उसे एक ऐसी चीज जरूर दी जिसके साथ वो मरने के लिए तैयार था। एक याद, एक ऐसी याद जिसमें वो कुछ देर के लिए मॉन्स्टर नहीं था, बस जॉर्ज था। शायद एलिस उसे कभी बदल नहीं पाई, शायद जॉर्ज कभी कंप्लीटली बदला ही नहीं। लेकिन उस बच्ची ने जॉर्ज को एक ऐसी चीज जरूर सिखा दी कि कभी कभी एक मॉन्स्टर के अंदर भी एक दिल होता है। और सबसे बुरी बात यह है कि वो दिल कभी कभी किसी एक इंसान के सामने बहुत नाजुक हो जाती है। इसीलिए शायद ये कहानी किसी साइकोपैथ के बारे में नहीं थी, ये एक ऐसी इंसान की कहानी थी जिसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को खोने का डर महसूस किया था। और जब उसके पास खोने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं था तब उसके पास उस बच्ची की एक याद थी। देखो, कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस हमेशा रहने के लिए नहीं आते हैं, कुछ लोग बस एक पल के लिए आते हैं ताकि हमें ये याद दिला सके कि हम भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर तुम सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। सावधान रहें, सतर्क रहें और फेक लोगों से बच के रहें।